Hello everyone, our today's topic is the theory of the drain of wealth. This theory was propagated by Dadabhai Naoroji and R.C. Datta, in which they tried to explain how Britishers took away the wealth of India. They drained out the wealth of India from India. उन्होंने ये जो थ्योरी है वो अपनी बुक में दी है. दादाभाई नौरोजी की बुक का नाम है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और आर.सी. दत्त की जो बुक है उसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इन दोनों बुक्स में हमें ये थ्योरी मिल जाती है. नाउ अकॉर्डिंग टू देम देयर वर मेनी सोर्सेज फॉर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. बहुत सारे सोर्सेज थे. सबसे पहला सोर्स ये था कि जो ट्रेनिंग होती थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की और उनके जो फॉरेन कैंपेन्स होते थे वो इंडिया से फंड होते थे, इंडियन रेवेन्यू से फंड होते थे. तो ब्रिटिशर्स चाहते तो वो अपने खुद के पर्सनल रेवेन्यू से फंड कर सकते थे उसको, बट द ट्रेनिंग ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी एज वेल एज द फॉरेन कैंपेन्स वॉज फंडेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू. दूसरा आता है कि जितने भी रेलवे टेंडर्स जो होते थे या फिर जो भी प्राइवेट कंपनीज होती थी उनको दिए जाते थे, और वो जितना भी प्रॉफिट होता था उसका वो सारा अपनी कंट्री में ही लेकर चले जाते थे. तीसरी चीज़, जो सैलरी होती थी मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स की, वो भी सारा इंडियन रेवेन्यू से ही जाती थी. ब्रिटिशर्स की जितनी भी सैलरी होती थी वो सब इंडियन रेवेन्यू से जाती थी. जितनी भी पेंशन्स और अलाउंसेस उन्हें मिलते थे वो भी इंडियन रेवेन्यू से जाते थे. और जो इंडिया ऑफिस था एक लंदन में, जिसमें वो ऑफिस ही लंदन में था, उसका नाम इंडिया ऑफिस इसलिए था जो भी इंडिया का डेटा होता था वो उस ऑफिस में रहता था, लेकिन उसमें जो क्लार्क्स काम करते थे दे वर ऑल ब्रिटिशर्स. उनकी सैलरी भी और उसका पूरा मेंटेनेंस भी इंडियन रेवेन्यू से ही जाता था. इन सब के अलावा जितना भी प्रॉफिट होता था ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, प्लांटेशन ओनर्स, ये सारा भी वहीं पर ही जाता था. उसके अलावा जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया में वो सब ब्रिटिश बिजनेसमैन ने ही किया था, और जो भी पैसा उन्होंने यहाँ पे कमाया है थ्रू चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल वो सब वो अपनी कंट्री में ही ले गए. उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी लाइक जूट इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील, ये सारा जो भी इंडस्ट्रीज़ का काम था वो एक कैपिटलिस्ट क्लास कर रही थी, और वो भी ब्रिटिशर्स की ही थी. और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो इंडस्ट्रीज़ की मोनोपोली थी, ट्रेडिंग राइट्स थे, वो सब उन्हीं अपने आप को ही दे रखे थे. इंडियंस वर not having any rights over trade and opening any industries. तो जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा ब्रिटिशर्स के पास ही जाता था. And Indian industrialists got no government support and no capital to start their own industries. इसीलिए जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है उसने आगे चल के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट भी किया था. इंडिया जो था इट वॉज अ चीप मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स. उसके अलावा इंडिया से देवर टेकिंग रॉ मटेरियल ऑन चीप रेट्स. इंडिया वॉज द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ब्रिटिशर्स. उसके अलावा जितना भी एम्प्लॉयमेंट थी उनके जो ब्रिटिशर्स की जो एम्प्लॉयमेंट थी, अराउंड 1/3 ब्रिटिशर्स जो एम्प्लॉयड थे आउट ऑफ देयर कंट्री, उनका जितना भी सैलरीज और अलाउंसेस थे वो इंडियन रेवेन्यूज से ही जाते थे. और जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कॉलोनीज थी जहाँ पे ब्रिटिश की आर्मी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी थी, उनका मेंटेनेंस भी इंडिया से ही जाता था. जो भी पैसा लगता था वो सब इंडिया से जाता था. तो जो आर.सी. दत्त और दादाभाई नौरोजी है उन्होंने अपनी बुक में एस्टिमेशन लगाया है कि सिंस 1857 इंडिया ने 16 मिलियन पाउंड्स ब्रिटेन को एज होम चार्जेस पे किए हैं. उसके अलावा वो कैसे पे किए, क्या सोर्सेस थे उसके, इंटरेस्ट ऑन डेट, और सैलरी जो थी गवर्नर की इट वाज लाइक 1 लाख, और वाइसरॉय की जो थी वो थी 3,70,000 उस टाइम पर. जितना भी आर्मी में पैसा लगा है, मनी स्पेंट ऑन आर्मी एंड पेंशन्स और रिवॉर्ड्स में 1877 से 87 अराउंड 10 साल तक का जो सिर्फ 10 साल का जो भी पैसा लगा है वो है 26 करोड़ 26 करोड़. मतलब जितना भी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था उसका एक्सचेंज रेशियो जो था इट वाज प्रो ब्रिटिशर्स. अब चाहे वो ब्रिटिश प्लांटर्स का था, चाहे वो ट्रेडर्स का था, शिप ओनर्स का था, रेलवे टेंडर्स था, जो भी था, जितना भी प्रॉफिट था इट वाज ऑल सेंट आउट ऑफ ब्रिटिश, इट वाज सेंट आउट टू ब्रिटिश.
अराउंड 1895 से 96, मतलब सिर्फ एक साल का जो पैसा बाहर गया है इन सब चीज़ों में वो था 50 करोड़. इट वॉज द एस्टिमेट अमाउंट अराउंड 50 करोड़. और अगर हम इन सबको सम अप करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर.सी. दत्त, 1757 से लेकर 1939 तक हर साल का जो एवरेज निकलता है कि कितना अमाउंट इंडिया से बाहर गया है, इट वाज 30 लाख. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सोल्यूशन दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में दिया है उसमें ये था कि फाइनेंशियल रिलेशन की एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. और उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो उस टाइम पर अपने जो इंडिया ऑफिस का जो जितना भी बर्डन था, जितना भी अमाउंट था, जितना भी उनका खर्चा आ रहा था, दे कुड बॉर्न देमसेल्व्स. ब्रिटिशर्स कुड बॉर्न दैट खर्चा फ्रॉम देमसेल्व्स. उसके अलावा जितनी भी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी जिस पर ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही अपॉइंट कर सकते थे टू कीप द सैलरी इन इंडिया ओनली. वो इंडिया से बाहर नहीं जाती, इंडिया के लोगों के पास ही आती और उनका मोरल भी अपलिफ्ट होता. उसके अलावा इंडियंस को ब्रिटिशर्स जो थे दे कुड अलाउ टू ओपन हैवी इंडस्ट्रीज़. जो मोनोपोली उनके पास थी उसको वो ना देकर वो मोनोपोली इंडियंस को भी दे सकते थे ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था वो इंडियन लोगों के थ्रू ही हो और जो प्रॉफिट है वो इंडिया में ही रह सके. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सब ऑपोजिट ही हुआ था. और उसका रिज़ल्ट क्या फेस किया हमारी कंट्री ने कि हमारी कंट्री में देयर वाज अ इंक्रीज़ इन पावर्टी. बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, फेमाइन्स आ गई थी, लोग बीमार पड़ने लग गए थे, सिकनेस एंड एग्रीकल्चरल लेबर स्टार्ट हो गया था. इट वाज काइंड ऑफ स्लेवरी. उसके अलावा जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो अपनी कंट्री में चले जाते थे और इसी वजह से हमारे पास एक टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था. अगर उस पोजीशन पे इंडियंस होते तो वो रिटायरमेंट के बाद यहीं रहते. इट वुड हेल्प आर कंट्री टू ग्रो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस. बट हमारे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. सो अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, लाइक प्रीवियस रूलर्स जो थे दे टुक हाई टैक्सेस बट दे यूज टू स्पेंड दोज टैक्सेस इन इंडिया. बट जो ब्रिटिशर्स थे दे टुक देम आउटसाइड इंडिया. प्रीवियसली इंडिविजुअल सफर्ड बट आर कंट्री वॉज नॉट इन एनी लॉस. बट ब्रिटिशर्स के टाइम पे दे ब्लेड इंडियाज़ हार्ट. आर कंट्री सफर्ड कंटिन्यूस लॉस. I hope you got the topic. Thank you so much. For more such videos, please like and subscribe.